नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं नोएडा में जमीन की बंदरबाट पर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने नोएडा में जमीन की बंदरबाट का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन के पटल पर रखी गई सीएजी रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों और बिल्डर्स ने मिलीभगत से जमीन अधिग्रहण, आवंटन और मंजूरियों पर नियमों की जमकर अनदेखी की। सीएजी का आकलन है, अधिकारियों की करतूतों के चलते नोएडा अथॉरिटी को 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसे रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए स्वर्ग बना दिया, क्योंकि केवल 18% जमीन का इस्तेमाल ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को वजह बताकर 80% भूमि तत्कालिकता खंड के तहत अधिग्रहित की। वहीं अंतिम प्रस्ताव जमा करने में 11 महीने से लेकर 4 साल तक की देरी हुई। सीएजी ने केवल जमीनों के आवंटन से ही 14,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे अधिकारियों ने बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को तोड़ा और मरोड़ा है। बिल्डर्स का बकाया 14,000 करोड़ की अलॉटमेंट वैल्यू के मुकाबले 18,633 करोड़ तक पहुंच गया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नोएडा में हजारों फ्लैट्स के मालिक पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रस्तावित 1 लाख ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स में से 44% यानी 57,000 फ्लैट्स की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के 113 में से 71 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भुगतान की अवधि पूरी होने के बावजूद अधूरे पड़े हैं। इनके बिल्डर्स के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीएजी ने दिल्ली से सटे नोएडा का पहली बार परफॉर्मेंस ऑडिट किया है। ये ऑडिट 2005 और 6 से लेकर 2017 और 18 की अवधि के बीच का है, जिस समय सत्ता में सपा और बीएसपी की सरकारें थीं। अपने ऑडिट में सीएजी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा जमीनों की प्लानिंग, अधिग्रहण, कीमत तय करने और आवंटन में की गई गड़बड़ियां की गई हैं। सीएजी ने नोएडा बोर्ड, उसके प्रबंधन और अधिकारियों की नाकामी को उजागर किया। ग्रेटर नोएडा पर भी सीएजी की रिपोर्ट, ऐसी ही एक रिपोर्ट जल्द विधानसभा में रखी जाएगी। नोएडा में जमीनों की बंदरबाट का खुलासा करती सीएजी की रिपोर्ट यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा चढ़ा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले की सरकारों के कामकाज का ऑडिट है, यानी सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ये गड़बड़ियां हुई। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले इस कैग रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ने सोच समझकर यह रिपोर्ट जारी की है। तो कैग की इस रिपोर्ट को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। जिस तरीके से नोएडा में जमीन का बंदरबाट किया गया, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एसके वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि एक्स आईएएस हैं। इसके अलावा रमाकांत मिश्रा, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ सुधीर दुबे जी भी हमारे साथ, सपा नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आना चाहूंगी रमाकांत मिश्रा जी, आपके पास। क्या कहेंगे अब जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है कैग की, और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जमीनों की बंदरबाट हुई है, यानी बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया गया है और करीब 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ है अथॉरिटी को। यहाँ पर बिल्कुल समझ में अब आता है जो कि किस तरह से ये जो सरकारें थी, जो पिछली सरकारें थी, किस तरह से बंदरबाट कर रही थी। हर एक वो संस्था जहां पे उनको ये संभावना लगती थी, हाँ यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है, इनके अधिकारी भी मिले होते थे और खुद राजनीतिक संरक्षण के तहत इस तरह की घोटालाएं करते थे। आज मान लीजिए भ्रष्टाचार के ऊपर में जहां तक बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर में जो प्रहार किया जा रहा है, आप देखेंगे जो कि धीरे धीरे इस तरह की सारी रिपोर्टें अब सार्वजनिक होगी और निश्चित तौर पर जो जनता के जो टैक्स के पैसे हैं या जनता के जो अधिकार हैं, वो पूरी तरह से अब देखें पारदर्शिता के अंदर में आ जाए। अब इन लोगों के पेट में तो दर्द होगा ही। निश्चित तौर पर आप देखिए कि नोएडा अथॉरिटी को जिस तरह से 52,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है इस घोटाले में, तो वो अधिकारी शामिल है, वो राजनीतिक संगठन जिनको मिला हुआ था वो शामिल है। अब इसमें देखिए प्लान की बात है, जहां तक आवंटन की बात है, अधिग्रहण की बात है, कीमत तय करने में किस तरह से कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। साथ ही साथ उस अफसर के ऊपर में जो दोषी थे
उसके ऊपर में कोई कार्रवाई न करना निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि राजनीतिक संरक्षण किस तरह से प्राप्त था इन लोगों के ऊपर। अब ये देखिए जनता के आप कहां पर जनता अब खड़ी है, बिल्कुल ठगी इसकी महसूस हो रही है यहाँ पर जनता। मुझे खुद लगता है जो कि क्या इस तरह के संस्थाओं पर या इस तरह के पदों पर रहने के बाद क्या आप आदमी अपना जो है सो संवेदनशीलता भूल जाता है? क्या ऐसे इस तरह का उनको व्यवहार करना चाहिए था? क्योंकि जहां पर पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी वहां पर पारदर्शिता न दिखाते हुए किस तरह के बंदरबांट, बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। देखिए चुनाव तो आते हैं जाते हैं, पार्टियां आती है जाती है, लेकिन ठीक है, लेकिन जिस तरह से 113 प्रोजेक्ट को तैयार करने में अभी भी आपने देखा जो कि मात्र 18% जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज किया गया है, इसके अलावा अभी तक न प्रोजेक्ट तैयार हुआ पूरी तरह से, न ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है। अब इसको ये कहेंगे जो कि निश्चित तौर पर अब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, जो ऐसी सीएजी की रिपोर्ट अभी आती जाएगी और भ्रष्टाचार के ऊपर में हम लोग जिस तरह से जी बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है, जो फायदा है वो पूरी तरह से बिल्डर्स को यहाँ पर दिया गया है। सुधीर दुबे जी, आप क्या कहेंगे कि आपकी सरकार पर भी सवाल उठते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त पर ये जो घोटाला है ये पूरा सामने आया था। केवल एक बात कहना चाहूंगा, ये भाजपा के प्रवक्ता बैठ के चैनल पे बात कर रहे हैं कि जो ये सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, और ये जो इस समय रिपोर्ट लेकर के आए हैं तो इससे ये साफ दिखाई देता है जैसे कल हमारे नेताओं पर कल जो है छापे पड़े हैं इनकम टैक्स के, और सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जा रही है, ईडी और सीबीआई की भी हम लोगों को आने की आशंका है और हम स्वागत करते हैं कि वो आए उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, अगर ये रिपोर्ट जो है 2018 की बजाय 2021 तक की रिपोर्ट ये अगर सदन के पटल पर रखते तो इनको समझ में आ जाता कि इनकी सरकार में कितने घोटाले और कितने जो है बंदरबांट हुए हैं, इनको सारी चीजें समझ में आ जाती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 5 साल से आप सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 साल के अंदर आपने कितने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किए और कितने बिल्डरों पे आपने नकेल कसी है और कितने लोगों पर, कितने अधिकारियों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पे आपने कार्रवाई की है। आप बैठ के पर उपदेश कुशल बहुतेरे यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं भी तो बता दीजिए कि आपने 5 साल के अंदर कितने लोगों पे कार्रवाई की है। और आज चुनाव के समय में आप इस तरह की रिपोर्टें लेकर के आ रहे हैं, ये तो आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब चीजें हो रही हैं। चलिए ठीक है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है कि नुकसान जो है किसानों को हुआ है, आम जनता को हुआ है। एसके वर्मा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि रीजन चाहे जो भी हो, टाइमिंग की बात जो भी करें सुधीर दुबे जी या फिर रमाकांत मिश्रा जी की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं चुनावी पार्टियां, लेकिन नुकसान यहाँ पर होता है आम जनता का, क्योंकि उनको पोजेशन नहीं मिला है अब तक। उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं धांधली में हो बट गई है और बड़े बड़े बिल्डर्स को मिल गई है। क्या कहेंगे एसके वर्मा जी? जी, पहले तो मैं आपको सिस्टम समझा दूं जी कि होता क्या है। सीएजी हर साल सभी संस्थाओं का ऑडिट करता है जी, फाइनेंशियल ऑडिट उसको कहते हैं कि आपका क्या रिवेन्यू आपके पास आया और क्या आपने खर्च किया, उसमें जो भी अनियमितता होती है उसके लिए सीएजी पैरे बनाता है और उन पैरों पर सबसे पहले जवाब देने के लिए उसी संस्था को कहा जाता है कि भाई आपके विरुद्ध हमको ये चीज मिली है, ये पैरा हमने बनाया है इस ऑडिट में, इसमें आपको क्या कहना है। और जब ये संस्था उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती अपने जवाब से, तो वो पैरे फिर चले जाते हैं विधान सभा की एक समिति है उसके पास। 2005 से लेके 18 तक जो भी ऑडिट हुए होंगे उनमें जो भी एक एक दो पैरा जो भी बना होगा वो सब इकट्ठा होके अब 2018 की स्थिति में अगर आप आते हैं तो निकल के आ रहा है कि इन 13-14 साल में 52,000 या 56,000 जो भी आप कह रही जाहिरा जी कि उसका घाटा नोएडा अथॉरिटी को हुआ है जी। और अगर ये संस्थाएं विधानसभा की समिति को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती अपने जवाबों से, पहरे के जवाबों से, तो फिर वो जांच का आदेश दे सकती है विधानसभा समिति कि इन चीजों की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों को उसके लिए सजा दी जाए। मैं जहां तक समझ पाया हूं, मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूं, हर साल ऑडिट होते हैं और उनके ऑडिट की रिपोर्ट जो है पहले वहीं विधानसभा ही भेजी जाती है, उसी समिति को भेजी जाती है जो पहरे
संस्था के जवाब पर ड्रॉप नहीं होते, वो पैरे वहां एकत्र हो जाते हैं और उन पे विधानसभा समिति लगातार सुनवाई करती रहती है। अगर कुछ ड्रॉप करना होता है वो ड्रॉप कर देते हैं, नहीं ड्रॉप करना होता है तो उन पैरों के आधार पर, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर वो जांच का आदेश दे सकते हैं, संबंधित अधिकारी को दोषी करार दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि नोएडा अथॉरिटी एक सुप्रीम कोर्ट से लेके पब्लिक की नजर में भी ये है कि नोएडा अथॉरिटी में बहुत ज्यादा कायदे कानूनों का पालन न करते हुए लोगों को लाभ पहुंचाने की, संस्थाओं को लाभ पहुंचाने की प्रयास यहाँ पर लगातार हुए हैं। और यही कभी फार्म हाउस का आप जिक्र सुनते हैं, कभी किसी और चीज का जिक्र सुनते हैं। और पिछले 4-5 साल में 2008 से मेरे ख्याल से 12-13 में तो मैं देख रहा था आज अखबार में कि जितनी लैंड यहाँ पर अलॉट की गई है, लाखों लाख मीटर स्क्वायर मीटर, वो अपने में एक रिकॉर्ड है कि करीब करीब पूरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा का काफी बड़ा हिस्सा 5-6 सालों में ही बेच दिया गया और उनके लिए नियम शिथिल किए गए। नियम शिथिल करने का मतलब है कहीं ना कहीं हम संस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ और इनकी बातों से भी सहमत हूँ जो हमारे साथी यहाँ पर डिबेट में हैं कि जानबूझकर एक चक्रव्यूह बनाकर ये कोशिश की गई है कि लोगों को, जो संस्थाएं हैं या बिल्डर्स हैं या चहेते हैं, उनको लाभ दिया जाए जी। और उसके लिए कहीं अगर उनको लाभ दिया गया है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी को नुकसान जरूर हुआ होगा, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। ऐसे में एसके वर्मा जी, जो ये लोग अधिकारी होते हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हमें देखने को मिलती है? क्योंकि ये तो काफी पुराना मामला है, 2005 से हम सुन रहे हैं ये। मैंने आपको सिस्टम बताया है कि जब विधानसभा की समिति जो कि इन चीजों को देखती है, सीएजी के और पैराज को, जब वो उन पैराज को ये कह देगी कि हाँ ये ड्रॉप करने लायक नहीं है और इन पैराज पे जांच की जाए, जांच के बाद ही किसी को आप दोषी करार दे पाएंगे, उससे पहले दोषी करार नहीं दिया जा सकता किसी को। जांच का जब विधानसभा समिति ऑर्डर कर देगी कि इन बिंदुओं पर जांच की जाए और दोषी लोगों को सजा दी जाए, तो जांच भी होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों में कहा है, जैसे कि सुपरटेक के टावर्स थे, उनमें कहा है कि फटाफट जांच करके 1 महीने में, 1.5 महीने में और दोषी लोगों को सजा दी जाए, और उसमें वो जांच। ये निरंतर प्रक्रिया है, इसमें निरंतर प्रक्रिया के तहत इसके ऊपर में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए वो बेहतर है। आज अगर मैं उस रिपोर्ट के में अगर हमारा भी नाम आता है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। रह गई बात, आप हर एक चीज में यही कहा जाता है जो ये टाइमिंग को लेकर के विपक्षी पार्टियां इस तरह के ऑब्जेक्शन करती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप टाइमिंग, ठीक है, रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, अच्छी बात है, ये इसका तो स्वागत करना चाहिए। या इसका मतलब में आपके अंदर में ये डर बैठा रहता है क्योंकि हाँ सचमुच में आज अगर ये खुल जाएगा, अगर रिपोर्ट की अगर बातें अगर सही हो जाएगी तो हमारे चुनाव के अंदर में जो है सो जा करके हमें मुंह छिपाना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये टाइमिंग के ऊपर में कोई भी कहने का मतलब जो ये प्रभावित होगा, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर में अगर जीरो टॉलरेंस है तो है, चाहे रिपोर्ट भले ही कभी भी आए, उससे कोई मतलब नहीं। आज मान लीजिए उच्चतम न्यायालय को कोई निर्णय देना है और ये थोड़ी वो सोचेगा जो कि 5 स्टेटों में जो है चुनाव है और इसलिए जो है अभी हमें ये निर्णय नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्षी पार्टियां तभी प्रश्न चिन्ह लगाती है जब वो अपने आप को जमीन खोखला समझती है जो कि हमने इतना दिन बंदर बांट किया, हमने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया। मैं कहना हूं कोई भी भ्रष्टाचार के अंदर में आता है उसके ऊपर में एफआईआर होनी चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस तरह का जो खेल आज 55 सालों से या 70 सालों से चला आ रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार किसी, मैं फिर कह रहा हूं, जो सरकार किसी की भी हो, पार्टियां आएगी जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सुधीर दुबे जी, हालांकि आप भले ही ये कहें कि चुनावों के मद्देनजर मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि रिपोर्ट में जो तस्वीर है वो साफ है कि आपकी सरकार में ये जो पूरा घोटाला है ये हुआ था, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सतर्कता बरती जाती और ये लापरवाही नहीं होती तो हमें ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता। और सवाल तो उठता ही है क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर ये जो पूरा जो स्थिति यहाँ बनी हुई है ये देखने को मिल रही है। सुधीर दुबे जी, ये जायरा जी, बिल्कुल साफ साफ समझने वाली बात यह है
कि 2006 में जब माननीय नेताजी की सरकार थी, उस समय बिल्डर्स को लेकर के एक एस्क्रो अकाउंट की जो है वो घोषणा की गई और उसमें बाध्यता लगाई गई कि एस्क्रो अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए, प्रत्येक बिल्डर को ये बाध्यता की गई। लेकिन बाद में उस एस्क्रो अकाउंट की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। इन्होंने क्या कभी उन बातों पे ध्यान दिया कि जो चीजें, जो गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों के सुधार के लिए हमें कोई कदम उठाने चाहिए? अब रही बात भ्रष्टाचार की, जीरो टॉलरेंस की, तो हम आपको एक बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहते हैं 2012 से और 2017 के बीच में जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें जो है अधिकारियों की और मंत्रियों की सबकी जवाबदेही तय थी। और उसके 2 उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये जवाबदेही तय थी इसलिए हमने समय से पहले इतना बड़ा लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया और समय से पहले हमने लखनऊ में मेट्रो रेल चलाई। ये उसी जवाबदेही का नतीजा था। ये पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है, प्रत्येक जनता के लोग जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का भ्रष्टाचार को लेकर के और जो राजनीति के अंदर जो क्राइम था, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग थे, उनको लेकर के कितना साफ दृष्टिकोण था कि हमने इन चीजों को कभी सत्ता के नजदीक तक नहीं आने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस बात को कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, सब कुछ, हम लोग भी इसके पक्षधर हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन आप जो उत्तर प्रदेश में जो खेल खेलना चाहते हो, मेरा सवाल केवल उस बात पे है कि आज आपने ईडी को लेकर के आ रहे हैं, सीबीआई को लेकर के आ रहे हैं, इनकम टैक्स को लेकर के आ रहे हैं और कैट की रिपोर्ट को लेकर के पटल पे आ रहे हैं। इन सब चीजों से ये बिल्कुल साफ आपकी मंशा झलक जाती है कि आप एन केन प्रकार किसी तरह से सुधीर जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है ना, क्योंकि अगर उस वक्त आपने थोड़ी सतर्कता बरती होती तो शायद ये सब कुछ ना होता। एसके वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट में ये आया है कि जितना भी रेजिडेंशियल जमीन दी गई है वो उससे कम आवंटित की गई थी, मतलब 36% होना था और करीब 52 से 54% जो जमीन है वो रेजिडेंशियल एरिया को दी गई है और ट्रांसपोर्टेशन में महज 0.5% जमीन ही दी गई है, जबकि उसके लिए 14% जमीन जो है वो आवंटित की गई थी। तो ये सब कुछ जब होता है तो फिर जब हो रहा होता है उस वक्त पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि रिपोर्ट में तो ये बात साफ हो गई है, लेकिन जब ये सब कुछ किया जा रहा था, अगर उस वक्त पर अगर अहम कार्रवाई की जाती तो शायद ये स्थिति ना देखने को मिलती। देखिए, 2 चीजें हैं जी। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए क्रिएट हुई थी 17 वगैरह में जी, और इसका मेन उद्देश्य ये था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और जो इंडस्ट्री में लोग काम करते उनके लिए रेजिडेंसीज और मूलभूत सुविधाओं को पैदा करने का काम भी इन्हीं का था, अथॉरिटी का। लेकिन कहीं न कहीं अपनी पॉलिसी से ये लोग विचलित हुए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल सेक्टर को जितनी जमीन अलॉट होनी चाहिए थी उतनी ना करके वहां कमी कर दी गई और रेजिडेंशियल शहर के रूप में, जैसे हमारी रेजिडेंशियल अथॉरिटी होती है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस तरह से इस अथॉरिटी ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीछे रह गया और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट पर इनका ध्यान ज्यादा गया। सही बात जो आप कह रही हैं कि इतना मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए या कॉमन एरिया के लिए छोड़ना चाहिए था 14%, 15% पार्क के लिए या रोड के लिए, तो ये तो टाउन प्लानिंग का जो भी काम होता है वो टाउन प्लानर बनाता है उस चीज को, और उतना परसेंट की कोशिश की जाती है कि हाँ 5% हमें एरिया जो है उसके लिए दिया जाए, मतलब अपने रिक्रिएशन सेंटर्स के लिए या कॉमर्शियल में 2% दिया जाए। जो भी है वो टाउन प्लानिंग का एक पार्ट है, टाउन प्लानिंग ने किया होगा और वो बोर्ड से पारित होके ज्यादातर गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट से अनुमोदन के बाद ही उसको एग्जीक्यूशन में अथॉरिटी को लाती है। मेरा केवल इतना कहना है कि जहां भी एग्जीक्यूशन के समय में नियमों को परिवर्तित किया गया या नियमों को उस तरह से शिथिल किया गया जिससे कि बिल्डर या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी कंपनियों को फायदा मिले और आम पब्लिक की जो रिक्रिएशन के लिए या कॉमन एरिया के लिए जो जमीनें थी वो भी उनको उनके प्रोफेशनल यूज में दे दी जाए, तो वहाँ कहीं न कहीं अथॉरिटी को भी नुकसान होता है और आम नागरिक को भी नुकसान होता है।
तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये जांच का बिंदु है, जी। जांच कराई जाए, कहाँ नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया है ये पहले पता हो। और जब तक ये जांचें तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारी विधान परिषद की समिति, जिसमें जी। 2018 तक की सीएजी रिपोर्ट जा चुकी है और उन पर डिस्कशन वहाँ चल रहा है, 1920 की भी रिपोर्ट तैयार हो गई होंगी, जी। वो भी वहाँ विधान परिषद या विधानसभा की जो समिति है जी, जी। अकाउंट संबंधी उनके पास जाएगी। इसमें जितनी जल्दी से जल्दी सरकार समिति के माध्यम से ये निर्णय ले कि हाँ ये पैरे ड्रॉप करने लायक है और ये पैरे वास्तव में अधिकारी कर्मचारी या बिल्डर्स की मिलीभगत की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसके लिए ठीक से ठीक जांच कराएं और दोषी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जांच यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है इसके वर्मा जी, और तभी जो सच्चाई है पूरी तरीके से। दोषी तो कभी कभी बिल्डर भी होता है जी जी कि उसने मतलब अपने हिसाब से गवर्नमेंट से उस तरह से वो करा लेता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी दोषी हो, जी, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे वो रियल एस्टेट के में काम करने जी वाले बिल्कुल, लोग दोषियों हैं, को सजा जरूर मिलनी चाहिए और कठोर उनको सजा सजा मिलनी मिलनी चाहिए जाहिर तौर पर, और जांच के बाद ही ये जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। अब जांच के बाद ही ये पता चलेगा आखिर किस तरीके से जो सजा दी जाती है उन अधिकारियों को दी जाएगी जो इस पूरे घोटाले में शामिल है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।